हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशो प्रपोर्शन। रेशो प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली रेशो होता क्या है। रेशो इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज विच आर इन सेम यूनिट। प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू कंपेयर क्वांटिटीज, देन देयर यूनिट मस्ट बी सेम। अब सपोज करिए दो लोगों की इनकम का रेशो है 3:4, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहला बंदा है उसकी इनकम 3 का मल्टीपल है और दूसरे बंदे की इनकम 4 का वही मल्टीपल है। इज दैट क्लियर? नाउ ये जो रेशो के अंदर जो पहला नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो दूसरा नंबर होता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16:24 ये एक रेशो है। रेशो को जब भी कोई आंसर क्वेश्चन का आता है या कहीं भी कोई रेशो लिखा है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करो। जैसे ये 16 और 24 है तो ये कैंसिल हो रहा है 4 से, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। अब ऐसा लगता है और कैंसिल हो रहा है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये जितना आप कैंसिल कर सकें उसके बाद ये आपके जो नंबर आएंगे, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो। यदि कोई रेशो है, सपोज करिए 1:2 और इसका डबल कर देंगे हम, क्या बनेगा ये 2:4, फिर से डबल कर देंगे तो 4:8, फिर से डबल कर देंगे तो 8:16। ये सारे रेशो इक्विवेलेंट रेशो है, सारे इक्वल हैं, तो उसमें से सिंपलेस्ट वाला रेशो है 1:2। क्लियर? नाउ इसके बाद रेशो से रिलेटेड और भी कई सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब सपोज करिए एक रेशो आपको दिया हुआ है A:B। अब कोई आपको इसका पूछता है डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो इसका मीनिंग होता है A²:B²। कोई आपको बोलता है सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो सब डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा इसका √A √B। देन ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो बनेगा इसका A³ B³। सब ट्रिप्लीकेट रेशो, √A = √B। तो प्लीज डू रिमेंबर, डुप्लीकेट रेशो मीन्स A² B² का रेशो, सब डुप्लीकेट √A √B, ट्रिप्लीकेट ∛ A³ B³, सब ट्रिप्लीकेट स्क्वायर ∛ A and ∛B। नाउ इनवर्स रेशो, या रेसिप्रोकल रेशो भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/A = 1/B, या इसको आप चाहें तो B:A भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इफ A:B = 2:3 and B:C = 4:5, तो आपको फाइंड करना रेशो ABC का। ABC का रेशो क्या होगा? यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर स्केलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर इसमें कॉमन कौन टर्म है, ये B यहाँ पर भी दिया है, B यहाँ पर भी दिया है, तो उसको ऑलवेज बीच में लिखना है, A B और C। अब आपको A और B का रेशो कितना दिया है 2:3, तो यहाँ पर 2:3, और B और C का रेशो दिया है 4:5। तो अब आपको इसको स्केलिंग करना है, तो ये 4 3 जा ये बनेगा 12, 2 4 जा ये बनेगा 8, और 5 3 जा ये बनेगा 15। तो ये रेशो आ गया ABC का 8 12 एंड 15। इसके और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। इनकेस आपको दिया A और B का रेशो 2:3 और A और C का रेशो दिया है 4:7। अब आपको ABC का रेशो निकालना है। अब यहाँ पर कॉमन टर्म कौन है? A, तो A को बीच में लिख दीजिए, B को कहीं भी एक तरफ, C को कहीं भी एक तरफ। अब आप यहाँ पर A और B का रेशो क्या है 2 3, तो A के नीचे 2, B के नीचे 3। ये केयरफुल रहना, A का 2 है, A का 2 है और B का 3 है, तो A का 2 B का 3, और A और C का 4 7 है, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। अब वैसा ही स्केलिंग करना जैसा अभी सिखाया था। 4 2 जा कितना बनेगा 8, अब 2 7 जा कितना बनेगा 14, और इसी तरह से 3 4 जा कितना बनेगा 12, तो ये आ जाएगा 12
8:14, ये आपका रेशो आ गया। क्या इसको और सिंपल कर सकते हैं? 2 से कैंसिल करेंगे तो 647, दैट इज माय फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? तो जिस तरह से ये 3 का होता है वैसे 4 का भी हो सकता है। अब सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं हम, ए और बी का रेशो है 2:3, बी और सी का रेशो है 4:5 और सी और डी का रेशो है 2:1। तो आपको फाइंड करना है ए बी सी डी का रेशो क्या होगा, ए बी सी डी का रेशो फाइंड करना। अब ए और बी का रेशो कितना दिया 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। बी और सी का रेशो क्या दिया 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5। सी और डी का रेशो क्या दिया 2 1, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1। इज दैट क्लियर? नाउ अब ये 2 है, ये 3 है, तो इस 3 को आगे कंटिन्यू कर दो ऐसा, यहाँ गैप को भर दीजिए। 4 5 है तो इस 5 को यहाँ कंटिन्यू कर दो। ये 4 है ना, तो इसके पास में खाली प्लेस है तो इसी को रिपीट। ये 2 के पास में खाली प्लेस है तो रिपीट, इसके पास में फिर खाली है तो इसी को रिपीट, इस तरह से। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो 2 4 और 2 को, तो ये मेरा बनेगा 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये 3 4 ज़ा 12 2 ज़ा 24, ये बनेगा मेरा 3 5 ज़ा 15 2 ज़ा 30 और ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 1 ज़ा 15। तो ये हमारे नंबर्स आ गए। अब ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं क्या? 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मगर ये नहीं होगा। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मगर ये नहीं होगा। चलिए जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म इन दिस रेशो। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक टर्म होता है यहाँ पर प्रपोर्शन। जब दो रेशो इक्वल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रपोर्शनल। जैसे A:B इक्वल टू C:D। इसको लिखने का एक और तरीका होता है A:B इज C:D। मतलब A और B का वही रेशो है जो C और D का है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसे बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शनल, इसे बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल और इसे बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। राइट? अब ये जो फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल का मल्टीप्लिकेशन सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मतलब A:D इज ऑलवेज इक्वल टू B:C। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। इसको एक एग्जांपल से भी अपन समझ सकते हैं। 2 और 3 का एक रेशो है जो कि किसके इक्वल है, 4 और 6 के। ये दोनों इक्वल ही तो हैं क्योंकि मैंने दोनों को डबल कर दिया यहाँ पर। इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं 2:3 इज A:4:6। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 12। तो अल्टीमेटली ये इस तरह से अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्लियर? और भी आगे आपके साथ में थ्योरी शेयर करूँगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, A/B इक्वल टू C/D। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसा उल्टा भी करके लिख सकते हैं, B/A रेसिप्रोकल कर लिया इक्वल टू D/C। ये भी सही है इसको लिखने का वे। या ऐसा भी कर सकते हैं, C को इस तरफ ले लो तो ये आ जाएगा A/C इक्वल टू B/D। इज दैट क्लियर? चलिए, अब इसी को लिखने का एक और तरीका A/B इक्वल टू C/D। अब ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर A/B + 1 इक्वल टू C/D + 1। दोनों में क्या ऐड करा मैंने? 1 ऐड करा। तो ये B यहाँ पे लिख के ऊपर बोल देता हूँ मैं A + B। यहाँ पर LCM ले लेंगे D, तो ऊपर क्या आ जाएगा C + D। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो, याद रखिएगा। इसी तरह से A-B डिवाइडेड बाय +1 करा तो ऊपर वाला रिजल्ट आ गया, -1 करेंगे तो ऐसा आ जाएगा A-B/B इक्वल टू C-D डिवाइडेड बाय D। इसी को हम बोलेंगे डिविडेंडो। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कंपोनेंडो एंड दिस इज डिविडेंडो, याद रखिएगा। अभी यदि इसको इससे मैं डिवाइड करूं तो मेरा B कैंसिल हो जाएगा और फिर मुझे एक रिजल्ट मिलेगा A+B डिवाइडेड बाय A-B इक्वल टू C+D डिवाइडेड बाय C-D। इस पूरे का एक नाम अपन दे देते हैं कंप्लीट, और वो नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ और चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी देख लीजिएगा।
सपोज करिए ये 3 है ए बी सी, और इनके लिए ऐसा बोला है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ABC आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इस लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है कि A और B का वही रेशो है जो B और C का, मतलब ये B आपका एक तरह से डबल रोल में यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये सेकंड प्रोपोर्शनल भी यही है, थर्ड प्रोपोर्शनल भी यही है। तो यदि ये 3 रेशो है और कंटिन्यूड प्रपोर्शन ऐसा लिखा है तो इसका ये मीनिंग होगा A और B का वही रेशो है जो B और C का है। जैसा कि मैंने बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो कहना इसे कि B स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। तो B इक्वल टू अंडर रूट AC, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। इस चीज को हम लोग ऐसा बोलते हैं, B इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C, यानी मीन प्रोपोर्शनल कहीं भी फाइंड करना तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर लेने का। इज दैट क्लियर? इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उन्होंने ये भी सीखा होगा, ये भी पढ़ा हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई आपसे बोलता है कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36। तो कितना बना हमारा ये 6। चलिए अब रेशो प्रोपोर्शन के तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे, आप समझते जाइएगा, आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आप केवल सुनते जाएंगे तो भी आपको बहुत सारा नॉलेज एडिशन, वैल्यू एडिशन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये दिया है कि डिवाइड 1000 रुपीज इन रेशो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1:2:3:4। 1000 रुपीज़ को किस रेशो में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 के रेशो में डिवाइड करना है। तो बड़ा आसान सा तरीका है इसको करने का, 1 2 3 और 4। पहले ये रेशो हमने लिखा, अब इस रेशो का सम करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो ये 10 हो गया। जो 10 है वो कितना है, 1000 है। इज दैट क्लियर? तो जो 4 है वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 0 बढ़ गई। जो 3 है वो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 2 है वो 200 हो जाएगा, और जो 1 है वो 100 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप जो स्कूल में करते थे वैसा मत करना, ऐसी करने की हैबिट डाल लो। ऐसा मत करना कि 1 को ऊपर लिख रहे हैं, फिर डिवाइड बाय, फिर इस सब का टोटल कर रहे हैं ना, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से। तो ये लिखने का स्टाइल जो मैंने अभी बताया था वो रखना, ठीक है ना। फिर ये 0 कैंसिल करके फिर 100 ला रहे हैं, एक ही बात है। जो लोग नॉन मैथ्स वाले हैं उनको याद आ गई होगी, पार्टनरशिप चैप्टर में वो लोग कैपिटल को डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के रेशो में, तब वो लोग ऐसा ही लिखते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग ट्रेंगल सभी जानते हैं, ट्रेंगल के सारे एंगल्स का टोटल कितना होता है, मालूम है सबको? ट्रेंगल के एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। इज दैट क्लियर? अब आपको एक क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है कि एक ट्रेंगल के एंगल्स का रेशो आपको दिया हुआ है और आपको उससे ट्रेंगल के एंगल्स निकालना है। इज दैट क्लियर? कर सकते हैं ना फाइंड उसको। सपोज करिए आपको एंगल्स का रेशो दिया हुआ है 2 7 11, 2 7 11, 2:7:11। ये ट्रेंगल के एंगल्स का रेशो है और आपको एंगल्स फाइंड करना है। अब ये तीनों का सम कितना आ रहा है, 2 + 7 9, 9 + 11 20, और जो 20 है वो 180 डिग्री होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। कितना टाइम्स देख रहे हैं आप इसको, 9 टाइम्स, तो इसको भी 9 टाइम्स करो तो 99 आ गया। इसको 9 टाइम्स करो तो ये आ गया 63, और इसको 9 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिससे आपका रेशो प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस होता है। अब आप देखिए ए और बी 2 नंबर है, उनका आपको रेशो दिया हुआ है 2:3, और आपको फाइंड करना है 2a + 3b डिवाइडेड बाय a - b का वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, a के प्लेस पे 2 और b के प्लेस पे 3, ऐसा करना चाहिए? यही करेंगे ना? डेफिनेटली ऐसा करेंगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हैबिट चेंज कर लो। ए और बी का रेशो 2 3 है, इसका ये मतलब नहीं होता कि A 2 है और B 3 है। ए का वैल्यू लेंगे अपन 2k,
2 का कोई मल्टीपल और b का वैल्यू लेंगे 3k। सो बी केयरफुल, कई बार गलती हो जाती है ऐसा नहीं करने से। ट्वाइस ऑफ 2k प्लस थ्राइस ऑफ b का वैल्यू है 3k डिवाइडेड बाय 2k माइनस 3k। इज दैट क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4k प्लस 9k डिवाइडेड बाय 3। 2k में से 3k गया तो क्या बचा? माइनस k। तो ये आ जाएगा 13k डिवाइडेड बाय माइनस k। कैसे k कैंसल? 13 के साथ माइनस रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यदि आपको एक क्वेश्चन और ऐसा दिया है, a और b का रेशो है 2:1 और आपको ये बोला है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a प्लस b का रेशो क्या होगा। सपोज आपको ये फाइंड करना है तो फिर a को अपन लिख रहे हैं 2k और b को लिख रहे हैं k, तो ये 2k का होल स्क्वायर, b को k लिखेंगे तो ये बनेगा k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k प्लस k इक्वल टू ये बनेगा मेरा 4k स्क्वायर प्लस ये बनेगा मेरा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k। तो ये बना मेरा 5k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k। k से k कैंसिल हो गया, लेकिन एक के ऊपर अभी भी बच रहा है 5k बाई 3, लेकिन k का वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका रेशो हम इसको सिंप्लीफाई करके इसका रेशो नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पावर ऊपर 2 था और नीचे पावर 1 था, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। के बचा रह जाता है और उसका वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आंसर हमको क्या लिखना है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सपोज करिए एक बंदा है ए, वो 50 रुपीज़ अर्न करता है, दूसरा बंदा है बी, वो 60 रुपीज़ अर्न करता है। अभी ये मैं आपसे पूछता हूँ कि अर्निंग किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे डेफिनेटली 60 वाले इसकी अर्निंग ज़्यादा है। लेकिन यदि मैं आपको बोलता हूँ ये जो 50 रुपीज़ वो अर्न करता है वो 2 आवर्स में अर्न करता है, और ये जो बंदा 60 रुपीज़ अर्न करता है ये 3 आवर्स में अर्न करता है। अब आप बताओ किसकी इनकम ज़्यादा है? 50 रुपये ये 2 घंटे के अर्न करता है और ये 60 रुपये 3 घंटे के अर्न करता है, यानी कि ये 25 रुपीज़ पर आवर कमाता है और ये 20 रुपीज़ पर आवर कमाता है। तो अब किसकी इनकम ज़्यादा है? इसकी इनकम ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है 30 से। इज़ दैट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको समझते जाइएगा। एक ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 5 आवर्स के अंदर और दूसरी ट्रेन चलती है 600 किलोमीटर 3 आवर्स के अंदर। तो इनकी स्पीड का रेशो निकालना है। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 400 डिवाइडेड बाय 5 और दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इनकी स्पीड का रेशो फाइंड ऐसे करेंगे, तो ये 5 से कैंसिल होकर के ये आ जाएगा मेरा 100 और ये आ जाएगा मेरा 200। तो फाइनली रेशो आ गया 1:2, क्योंकि ये 2 0 मेरे कैंसिल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन को समझने का ट्राई करना। एक फादर अपनी डॉटर को उसकी मैरिज के टाइम देते हैं 13 लाख रुपीस। फादर अपनी डॉटर को 13 लाख रुपीस देते हैं एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, और उसे ये बोलते हैं कि उसको जो फर्स्ट चाइल्ड होगा यदि वो सन होता है तो उस पैसे को डिवाइड ऐसे करना है। वो डॉटर खुद और सन इन दोनों में डिवाइड करेगी उस मनी को, किस रेशो में? 3:1। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और यदि उसको गर्ल चाइल्ड होता है तो वो डॉटर और उसका जो गर्ल चाइल्ड है वो उसमें पैसा डिवाइड होगा इस रेशो में 1:3। ऐसा इंस्ट्रक्शन उसके फादर ने दिया। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि उसको ट्विंस हुए जिसमें एक लड़का था बॉय और एक लड़की थी। द क्वेश्चन इज दिस कि हाउ टू डिवाइड द मनी, पैसा कैसे डिवाइड करें।
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें हम? अब यहाँ पर देखो, डॉटर सन और डॉटर गर्ल, कॉमन कौन है? डॉटर। तो बीच में किसको लिखना है? डॉटर। उस बंदे की डॉटर जिसको पैसा मिला था, यहाँ पर उसका बॉय चाइल्ड, यहाँ पर उसका गर्ल चाइल्ड। इज दैट क्लियर? अब इन तीनों में पैसा डिवाइड करना पड़ेगा। अब डॉटर सन का रेशो क्या दिया था? 3:1, तो डॉटर का 3, सन का 1, और डॉटर गर्ल का रेशो 1:3, तो ये 1 और ये 3। अब देखो यहाँ पर वही स्केलिंग करके अपन पहले रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरा 3:1 जा 3 बनेगा, ये मेरा 1:1 जा 1 बनेगा, और ये 3:3 जा मेरा 9 बनेगा। तो ये रेशो आ गया मेरा 1:3:9। तो किस रेशो में पैसा डिवाइड होएगा? 1:3:9। तीनों का टोटल करो, 13, और जो 13 है वो 13 लाख से मनी, तो जो 9 है वो क्या बनेगा? 9 लाख। जो 3 है वो क्या बनेगा? 3 लाख, और जो 1 है वो बनेगा 1 लाख। मीन्स उसके सन को, बॉय चाइल्ड को मिलेगा 1 लाख, उस खुद डॉटर को मिलेगा, उस लेडी को 3 लाख, और उसकी बेटी गर्ल चाइल्ड को मिलेगा 9 लाख। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रेशो इज ग्रेटर? एक रेशो दिया है 2:3, दूसरा रेशो दिया है 3:4। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा रेशो ग्रेटर है। तो 2:3 को अपन 2/3 ऐसा भी लिख सकते हैं, 3:4 को आप लिख सकते हैं 3/4। इज दैट क्लियर? अब ये दो फ्रैक्शंस है एक तरह से, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ग्रेटर है। तो अब इसको ग्रेटर फाइंड करने के लिए आप ऐसा करेंगे, 3:3 जा 9, यहाँ लिख दीजिए 9, 4:2 जा 8, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 8। तो 8 ग्रेटर है कि 9? 9 ग्रेटर है, तो ये वाला रेशो ग्रेटर है, यानी कि 2/3 छोटा है 3/4 से। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दिया है 5/7 एंड 9/15, कौन सा रेशो ग्रेटर है? वही टेक्निक लगाइए। 7 9 जा कितना? 63, 15 5 जा कितना? 75, कौन सा ग्रेटर है? ये वाला। तो ये वाला रेशो ग्रेटर हो गया, मीन्स 5/7 इज ग्रेटर देन 9/15। इज दैट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन से रहते हैं ना, इन क्वेश्चन को कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं देंगे कि AB का रेशो दिया, BC का रेशो दिया। जैसे कि मैंने अभी वो एक आपको क्वेश्चन करवाया था, वैसा एक और स्टोरी देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है। A, B, C और D, ये 4 फ्रेंड पिकनिक पर गए। ये पहला बंदा लेके आया 4 लीटर वोडका, ये 5 लीटर वोडका, सॉरी ये थोड़े से नंबर चेंज कर रहा हूँ मैं। ये लेके आया 3 लीटर वोडका, ये 4 लीटर वोडका, ये 5 लीटर वोडका। और ये जो बंदा है इसके पास वाइन बिल्कुल नहीं था, ये 1200 रुपये साथ में लेके आया, जो डिवाइड करना चाहता है इन तीनों में। इज दैट क्लियर? तो ये चारों फ्रेंड्स ने पिकनिक करी और ये चारों ने वाइन बराबर बराबर ड्रिंक किया। और फिर अब ये आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि 1200 रुपीज़ ये बंदा इन तीनों को किस रेशो में डिवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? तो कई बच्चे इस तरह का आंसर देते हैं कि 3:4:5 इस रेशो में 1200 रुपये डिवाइड करेंगे, तो 3 + 4 7 + 5 12, और जो 12 है वो 1200 है, तो जो 5 है वो 500 होगा, जो 4 है वो 400 होगा, और जो 3 है वो 300 होगा। ये लॉजिक पूरी तरह से गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ऐसा आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। अब देखिए मैं आपको इसका अप्रोच, करेक्ट अप्रोच बताता हूँ। A, B और C 3 4 5, 3 लीटर वाइन इसके पास थी, 4 लीटर वाइन इसके पास थी, 5 लीटर इसके पास थी, और D वाले बंदे के पास वाइन बिल्कुल नहीं थी। टोटल वाइन इन तीनों की मिलाकर के कितनी हो गई? 12। अब 12 लीटर इन 4 लोगों ने बराबर बराबर ड्रिंक किया, यानी इसने 3 लीटर पिया, इसने 3 लीटर पिया, इसने 3 लीटर पिया, और इसने भी 3 लीटर पिया। इज दैट क्लियर? अब ये लाया था पहला बंदा 3 लीटर, इसने पी भी 3 लीटर, तो कुछ भी नहीं बचा। 4 लीटर ये लाया था, इसने 3 लीटर पी, तो बची कितनी? 1 लीटर। ये 5 लाया था, इसने 3 लीटर पी, तो बची कितनी? 2 लीटर। अब ये जो 3 लीटर वाइन इसने पी, वो इसमें से 1 लीटर इसकी पी
और 2 लीटर इसकी पी, तो इसका जो पैसा है वो इसको क्यों देगा, वो तो इसको देगा, इन दोनों को, बी और सी को। किस रेशो में, 1:2 के रेशो में वो पैसा डिवाइड होगा। पैसा कितना था, 1200, तो जो 3 है टोटल वो 1200 है, यानी 400 टाइम्स है, तो ये 800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल कैट क्वेश्चन है। Three friends went for picnic. 3 फ्रेंड है जो पिकनिक पे जाते हैं। ए वाला बंदा लाता है 5 एप्पल्स, बी वाला बंदा लाता है 3 एप्पल्स, और जो सी वाला बंदा है वो 8 रुपीज लेके आता है। तो वो अपना मनी किस तरह से डिवाइड करेगा। बिल्कुल सेम टू सेम अप्रोच हम यहाँ पर यूज करेंगे जो भी अपन कर रहे थे। नाउ ए, बी और सी, ये 3 फ्रेंड है। ये 5 एप्पल लेके आया, ये 3 एप्पल लेके आया, और ये कोई एप्पल लेके नहीं आया। 8 रुपीज लेके आया, राइट। खाएगा तो एप्पल ना, लेकिन ठीक है। तो 5 + 3 8 को 3 लोगों में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8/3, 8/3 एंड 8/3। 3 इक्वल डिवाइड हो गया। अब 5 में से 8/3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7/3। 3 में से 8/3 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1/3। तो ये जो 8/3 इसने एप्पल खाई, उसमें से 7/3 इस बंदे के पार्ट की थी और ये 1/3 इसका शेयर था। तो इस रेशो में पैसा डिवाइड होगा। रेशो में सेम चीज़ कैंसिल हो जाती है, यानी पैसा 7:1 के रेशो में डिवाइड होगा। और मनी है कितना, 8 रुपीज़, यानी पहले बंदे को 7 रुपीज़ मिलेंगे और दूसरे बंदे को 1 रुपी मिलेगा। ऐसे ही समझ आ रहा है ये चीज़। आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। एक पर्स के अंदर 10 पैसे के कॉइन्स है, 20 पैसा के कॉइन्स है, और 10 पैसा, 20 पैसा एंड द थर्ड वन इज 50 पैसा। ये 3 टाइप के कॉइन है पर्स में, और रेशो है 7:4:1। ये क्वेश्चन में दिया है। और जो टोटल मनी वैल्यू है वो है 180 रुपीज़। पर्स में इतना रुपया है। इज दैट क्लियर। तो ये रेशो दिया हुआ है और ये टोटल मनी दिया हुआ है। तो आपको ये फाइंड करना है कि 10 पैसे के कितने कॉइन्स है, 20 पैसे के कितने कॉइन्स है, और 50 पैसे के कितने कॉइन्स है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो इनको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल और शॉर्टेस्ट मेथड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि 10 पैसे के यदि 7 कॉइन हो तो कितने पैसे हो जाते हैं, 70 पैसा, राइट। 20 पैसे के 4 कॉइन हो तो 80 पैसे हो जाएंगे, और 50 पैसे का 1 कॉइन हो तो 50 पैसे हो जाएंगे। अब बताओ टोटल कितना हुआ, 0। 200 पैसा हो गया ये, यानी कि 2 रुपीज़। इज दैट क्लियर। नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो हमारा रेशो है ये है 7:4:1, और इस रेशो में यदि अपन ने ये मनी लिया था तो हमारे रुपए आ रहे हैं 2, जबकि क्वेश्चन देने वाले ने रुपया कितना बोला है, 180 रुपीज़ कलेक्ट हो गए। ये 2 का कितना टाइम्स होता है 180, 90 टाइम्स। तो ये 90 टाइम्स इसको कर लो तो ये 90 हो गया, 90 टाइम्स इसको भी कर लो तो ये 360 हो गया, 90 टाइम्स इसको भी कर लो तो ये 630 हो गया। यानी 630 कॉइन्स ये वाले रहे होंगे, 360 ये वाले रहे होंगे, 90 कॉइन्स ये वाले रहे होंगे। इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी थ्योरी मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। A/B = C/D = E/F
इसी के इक्वल अपन लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग एडेंडो। सिमिलरली ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए माइनस सी माइनस ई डिवाइडेड बाय बी माइनस डी माइनस एफ। इसको बोलते हैं सबट्रेंडो, एडेंडो एंड सबट्रेंडो। इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिएगा, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन बोल दीजिए या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। तो ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट वेरिएशन है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको लिखने का वे ऐसा होता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इज दैट क्लियर? इसका मीनिंग ये होता है कि ए और बी, ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा और ए डिक्रीज होगा तो उसी रेशो में बी भी डिक्रीज होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू के टाइम्स बी। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं ना, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ए काय पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि आर पे डिपेंड करता है। अब यदि ऐसा कोई बोले कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी को लिखने का वे ऐसा होगा, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू के टाइम्स 1 बाय बी। तो एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। इज दैट क्लियर? तो ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात थी, ये है हमारा इनवर्स वेरिएशन। अब एक होता है जॉइंट वेरिएशन, वो भी समझ लीजिए वो क्या होता है। जॉइंट वेरिएशन के अंदर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और यही ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मीन्स ए बी के भी प्रोपोर्शनल है और ए सी के भी प्रोपोर्शनल है, यानी ए दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को मिला करके हम बोल सकते हैं ए इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी। सो ए इज प्रोपोर्शनल टू बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ऐसा बोल सकते हैं। अब इज इक्वल टू लगाएंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा के बी सी। इज दैट क्लियर? तो डू रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A piece of diamond cost rupees 1 lakh. It is broken into 4 pieces. Right? ये डायमंड है जिसका प्राइस कितना दिया हुआ है 1 लाख, और ये डायमंड कितने पीसेज में डिवाइड हो गया? 4 पीसेज में डिवाइड हो गया, जिसका रेशो दिया हुआ है 1 2 3 4। राइट? इट इज ब्रोकन इनटू 4 पीसेज इन द रेशो 1:2:3:4। if its cost is directly proportional to square of weight, directly proportional to square of weight, then find loss.
लॉस कितना हुआ ये आपको फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर? चलिए एक बार मैं इसको एक्सप्लेन किए देता हूं। सबसे पहले तो जो 4 पीसेज हैं उनका रेशो क्या है? 1 2 3 4। ये 4 पीसेज में ये डिवाइड हो गया, जिसका रेशो क्या है? 1 2 3 4। ये वेट का रेशो है। इसका मतलब इनका टोटल वेट रहा होगा 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 इनका वेट रहा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वेट का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। ये लैंग्वेज अच्छे से समझ लेना। तो यदि ये कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेट के, तो ये वेट का हम स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100। यानी हमारा कॉस्ट इन पे डिपेंड नहीं करता, वेट के स्क्वायर पे कॉस्ट डिपेंड करता है। तो जब ये 100 है तो उसकी कॉस्ट कितना दे रखी क्वेश्चन में? 1 लाख दिया ना क्वेश्चन में, ये 1 लाख। तो जो 100 है वो 1 लाख है। कितना टाइम्स हो गया ये? 1000 टाइम्स। तो जो 16 है वो हो जाएगा 16,000। ये जो दूसरा टुकड़ा 9 है वो हो जाएगा 9,000 का, और ये जो 4 है वो हो जाएगा 4,000 का, और ये जो 1 है ये हो जाएगा 1,000 का। तो ये जितने पीसेज हैं इन सब के प्राइस का टोटल करो तो ये 1,000 + 4,000, 5,000 + 9,000, 14,000 + 16,000 कितना आया? 30,000। और ये था कितने का? 1 लाख का। अब कितने के रह गए सारे टुकड़े मिला करके? 30,000 के। तो लॉस कितना हुआ? 70,000 का लॉस हुआ। दिस इज द आंसर।